is available neither Bihar nor Bengal. They are the infiltrators who come from different parts of the country to loot the vote. और हम सब लोगों का जो समर्थन होगा, जो भाजपा को हराएगा उसको होगा। तो सामूहिक बलात्कार के बाद वो थाने में गया, उसका भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। ईडी ऑफिसर से फाइल छीन ले रहे हैं खुद मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी। 4 मई ईडी गई। हम खदेड़ करके भगाएंगे, ममता बनर्जी बचा नहीं पाए। के ही 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया इलेक्शन अनाउंस होते ही। क्या होता है कि ऐसा क्या है वेस्ट बंगाल में, ऐसा क्या आपके मन में भय है? इलेक्शन कमीशन बहुत ही पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह अगर देश की किसी चुनाव पर है इस समय, विधानसभा जितनी भी जगह हो रहे हैं 5 जगहों में से, वो है पश्चिम बंगाल। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, अगले ही दिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। चुनाव के ऐलान के अगले ही दिन बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी होना यह बताता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की चुनावी तैयारी काफी चाक चौबंद है। वो कहां तक तैयारी करके बैठी है। पिछली बार जहां जहां चूक हुई उसमें सुधार करके बीजेपी ने इस बार बहुत पहले से अपनी लिस्ट जारी कर दी है। सूची में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुवेंदु अधिकारी को इस बार ममता बनर्जी के सामने उतारा गया है। भवानीपुर से ममता बनर्जी विधायक हैं और सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम से भी टिकट दिया गया है। सुवेंदु अधिकारी का भवानीपुर से मैदान में उतरना इसलिए भी काफी खास है क्योंकि पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। हालांकि बाद में भवानीपुर में हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी जीत गईं, लेकिन नंदीग्राम में जिस तरह सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया, उसे लेकर भाजपा ने पूरे 5 साल बंगाल में इस बात का प्रचार किया। इस बार भी ममता बनर्जी की सीट से सुवेंदु अधिकारी को उतारकर भाजपा ने एक तरह से कड़े मुकाबले का मैसेज दिया है। प्रत्याशियों की सूची जारी करने के मामले में बीजेपी ने यह बता दिया कि बंगाल में चुनावी तैयारी ममता बनर्जी से काफी पहले से और काफी आगे बढ़ करके करती आ रही है। भवानीपुर में सभी वर्गों की आबादी वाली सीट इसे माना जाता है। भवानीपुर के कई वार्ड्स और संसदीय हिस्सों में बीजेपी ने पहले से ही बढ़त हासिल की है। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि भवानीपुर का इलाका विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। ममता बनर्जी टीएमसी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर ममता बनर्जी को भवानीपुर बचाने में ज्यादा समय देना पड़ा तो वो पूरे राज्य में प्रचार कम कर पाएंगी और इससे बीजेपी को बढ़त मिलेगी। लिस्ट देखकर यह भी लगता है कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी को सीधी चुनौती मिलने वाली है। ममता बनर्जी की सीट से सुवेंदु अधिकारी को उतारने का मतलब यह भी है कि बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ऐसी है कि राज्य में चुनाव के बाद ही सीएम का चेहरा तय होता है, लेकिन जिस तरह से सुवेंदु अधिकारी को 2 जगह से प्रत्याशी बनाया गया है और उसमें भी एक सीट ममता बनर्जी की भवानीपुर इसमें शामिल है, उसको देखकर यह लगता है कि बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ही भाजपा की नाव के खेवनहार होने वाले हैं। भाजपा ने जैसे ही अपनी पहली सूची जारी की, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी 291 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के साथ ही बंगाल में चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होने लगी है। ममता बनर्जी ने कोलकाता से कालीघाट स्थित अपने आवास से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और कहा कि इस पार्टी इस बार भी जीत की परंपरा को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी ने इस बार अनुभव और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सूची में कई मौजूदा विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया गया है, जबकि कई सीटों पर कुछ नए चेहरे भी उतारे गए हैं। खास बात यह है कि इस बार भी भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से है। भाजपा की तरफ से चुनाव में घुसपैठ और कानून व्यवस्था ये बड़े मुद्दे हैं जिससे वो ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही है, इसकी तैयारी कर रही है। भाजपा के दिग्गज नेताओं ने लगातार अपनी हर रैली में घुसपैठ और उसे बंगाल से होने वाले नुकसान के बारे में खूब सवाल उठाए।
आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बंगाल में विपक्ष की तरफ से घुसपैठ बड़ा मुद्दा होगी, इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगी। ममता बनर्जी लगातार 15 साल से सत्ता में है। संगठन में अंतर्कलह और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के लिए इस बार चुनौती है। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी ने काफी कुछ डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। चुनाव का ऐलान होने के महज कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी ने सियासी बड़ा दांव चला, जिसमें बंगाल के पुरोहितों और मुअज्जिम जो होते हैं उन्हें मानदेय में उनके बढ़ोतरी की, पुजारियों और मुअज्जिम को मिलने वाले 1500 रुपए जो उनको मिलते थे उसे बढ़ा करके 2000 कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि पुजारियों और मुअज्जिनों की सेवा ही हमारे समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखती है। बंगाल में एक तरफ चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है तो दूसरी तरफ प्रशासन में शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों के तबादले भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। इसे लेकर ममता बनर्जी को ऐतराज है। फिलहाल बंगाल का चुनाव पूरे चरम पर है। चुनाव पूरी तरह से दो ध्रुवों में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है, दूसरी तरफ मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी है। इस बार बंगाल में 2 चरणों में ही चुनाव भी हो रहे हैं। 23 अप्रैल को पहला चरण जहां 152 सीटों पर मतदान होगा। 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि इससे पहले साल 2021 में पश्चिम बंगाल में 7 से 8 राउंड की वोटिंग हुई थी। अब देखना यह है कि 2 चरणों की वोटिंग में किसे नफा होता है, किसे नुकसान होता है। हम इन सारे पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। और बीजेपी का कैंडिडेट को भी राहुल गांधी का कैंडिडेट में है, तो जो एडजुडिकेशन में रखा गया है वो तो कोर्ट का देखना है कि ये लोग तो मैपिंग वोटर है। 2002 साल में जो मैपिंग किया था 48% अबाउट दैट 48 lakhs are the mapping voters. They should be cleared immediately. हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे, इसी के लिए कि हमारा खाली भवानीपुर नहीं है, हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करती है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आयोग इसका जवाब दे, इसमें हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। लेकिन पूरा देश जानता है, पूरा पश्चिम बंगाल की आम जनता जानता है कि पश्चिम बंगाल की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज्ड है। किसी का मर्डर होने से भी एफआईआर नहीं दर्ज होता। एक महिला का सामूहिक बलात्कार के बाद वो थाने में गया, उसका भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। ईडी ऑफिसर से फाइल छीन ले रहे हैं खुद मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी। तो अभी जो हुआ कम हुआ। पश्चिम बंगाल की आम जनता की यह मांग है कि 356 क्यों नहीं लगाया गया सरकार के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी चुने हुए सरकार को 356 इंपोज करके गिराने का पक्ष में नीतिगत रूप से नहीं है। लेकिन जनता का मांग तो यही है कि 4 ट्रांसफर से क्या होगा, इसका तो पूरा परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, भाजपा के लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा हम सब लोगों ने देखा है पहले भी, और हम सब लोगों का जो समर्थन होगा, जो भाजपा को हराएगा उसको होगा। हाँ, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के ही 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया इलेक्शन अनाउंस होते ही, बाकी जो राज्य जा रहे हैं इलेक्शन के लिए उन पे कोई इस तरह के चेंजेस नहीं आए, तो सवाल उठ खड़ा होता है कि ऐसा क्या है वेस्ट बंगाल में, ऐसा क्या आपके मन में भय है कि कहीं ना कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से जो भी बात रही है वेस्ट बंगाल को लेकर, एसआईआर को लेकर और ये तबादलों को लेकर, वो दिखाता है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए, वो होते हुए नहीं दिख रहा। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में चिट्ठी लिखी होगी। और इस समय हमारे साथ डॉक्टर मानस बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मानस आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे। नमस्कार नमस्कार। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव अब अपने पूरे चरम पर जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने दोनों ने लिस्ट जारी कर दी है। भवानीपुर से शुभेंदु और ममता आमने सामने हैं।
आपकी नजर में ये चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ेगा और इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे जो जनता के बीच में हैं वो क्या होंगे? देखिए, भवानीपुर ममता बनर्जी का बहुत एक सॉलिड उनका कॉन्स्टिट्यूंसी था, पहले से ही था। लेकिन अभी क्या हुआ, इस बार जो है ममता बनर्जी, जो लास्ट टाइम भी ममता बनर्जी 42,000 करीब ऐसे वोट में जीती थी, लेकिन इस बार उनका कॉन्स्टिट्यूंसी से कम 50,000 से ज्यादा वोटर को लिस्ट कैंसिल हो गया, वोटर निकल गया। ये जो वोटर जिसको निकाल दिया गया, अभी हो सकता है उसको ज्यादा से ज्यादा तृणमूल का ही है और कुछ बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन इतना वोटर निकालने के बाद वो डर गया। जो हमारा 42,000 में जीता था, 57,000 निकल गया। अभी इसमें क्या है, मुस्लिम एरिया भी, कुछ एरिया में मुस्लिम एरिया है और कुछ नॉन बंगाली वो लोग भी वोटर है। तो अभी क्या हुआ, नॉन बंगाली वोटर जो मेनली बीजेपी के साइड में आते हैं अभी, लेकिन मुस्लिम वोट 57,000 में तो मुस्लिम वोट ही कैंसिल ज्यादा हो गया। तो 57,000 निकल गया तो भवानीपुर में उसका सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। अभी वो चैलेंज में वो लास्ट टाइम में जो जीते थे उससे ज्यादा निकल गया। अभी कितना होगा, इसीलिए डर के मारे वो आज जो पहले था जो वो भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी, वो कोई मुस्लिम एरिया में खिदिरपुर वगैरह कोई जो वहां से लड़े करने के लिए सोच रही थी। लेकिन अभी जब शुभेंदु चैलेंज किया, हिम्मत है तो लड़ो, हम वहां पे लड़ रहे हैं, तो इसीलिए वो बोला ठीक है मैं भवानीपुर में लड़ूंगी, वहीं पे रहूंगा। लेकिन अभी मेरा जो ख्याल है इसमें, अभी इस बार इतना टफ हो गया और उनका सबसे बड़ा इश्यू है करप्शन। इतना करप्शन, उसका इतना मंत्री जेल पे गया और जो जेल में गया उसका भी लिस्ट में अभी बहुत टिकट मिल गया। ज्योतिप्रिय मल्लिक जो फूड मिनिस्टर था उसको जेल में था, उसको भी टिकट दिया गया। तुरंत बहुत मंत्री को भी टिकट दिया गया। तो अभी क्या हुआ, इसमें वो 291 सीट में 291 सीट में लड़ रही है तृणमूल, और 3 सीट जो है वो एक थापा को दे दिया, जो नेपाली जो है उसको दे दिया 3 सीट, वो दार्जिलिंग का वहाँ पे 3 सीट दिया। लेकिन 299 सीट हमारा ही है, मैं खुद ही लड़ रही हूँ। ये नहीं है एक जगह में हार गया। तो ये बातें में पता लग रहा है शी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द सीट इन भवानीपुर। ये तो मुझे लग रहा है ममता का खाता बंद हो जाए, होने वाले है। ठीक है, बोलिए यार क्या। ठीक है मानस साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहिए। हमारे साथ सुमित मल्होत्रा जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, हम उनके पास चलते हैं। सुमित जी, जिस तरीके से ममता और शुभेंदु एक बार फिर से आमने सामने होंगे भवानीपुर में, और खास तौर से जिस तरीके की इक्वेशन, मतलब पिछली बार 7 करोड़ वोटर था, अब की बार 6 करोड़ के आसपास है, ये जो कम हुआ है, तो ऐसा लोगों का मानना है, जो बंगाल की राजनीति को समझते हैं उनका यह मानना है कि इसका असर चुनाव पर दिखेगा और भरपूर तरीके से दिखेगा। क्या ममता बनर्जी भवानीपुर सीट को बचा पाएंगी? देखिए शेखर जी, क्या कह रहे हैं कि 7 करोड़ वोटर था, 6 करोड़ रह गया है वोट, तो मैं मानता हूं कि पहले हमारी जीत होती थी 40,000 से, अब की हमारी सीट रह जाएगी 30,000, 35,000 से। मैं मानता हूं कि हमारे भी वोट कटे हैं, भाजपा के भी वोट कटे हैं, ये नहीं कि टीएमसी के ही कटे हैं। ये तो है नहीं कि आपने कह दिया, अभी मानस बनर्जी कह रहे थे कि साहब वो भवानीपुर में हारेंगी, उन्हें डर लग रहा है। अरे वो डरती नहीं है, शेरनी है। और सुन लीजिए, अब की बार बलि का बकरा बनाया है शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने। आप देख लीजिएगा, ये दोनों जगह से हारेंगे। लिख के रखिए, मैं चैलेंज दे रहा हूं शेखर भाई, मैं आपके चैनल पे फिर बैठूंगा, जिस दिन काउंटिंग होगी फिर बैठूंगा। भारतीय जनता पार्टी 40 सीट से ऊपर नहीं जाएगी। मैं मानता हूं ताकतवर है, पूरे हिंदुस्तान में इस समय डंका बज रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, सब जगह आपकी सरकार है। पर हाँ, आप समझ लें कि टीएमसी वहां पे कमजोर है, टीएमसी कमजोर नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देगी, लड़ाई लड़ेगी, लड़ाई लड़ करके जीत के आएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं हार मान जाएंगे। आप हमारे प्रतिद्वंदी हैं वहां पे, ठीक है, पर आज जिस तरीके से पूरे बंगाल को इन लोगों ने बदनाम करने का काम कर लिया है, वो बड़ी अजीब है। अभी पूछते हैं वहां पे जाकर के कि साहब आपने क्या काम करा है? अरे भाई, काम करा है तभी तो आप लड़ाई लड़ रहे हो।
देश के प्रधानमंत्री असम जाकर के कोई बात नहीं करते हैं, मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति, जिनको माननीय मोदी जी ने अब इस चुनावों में उतार दिया है, बड़े शर्म की बात है, हमें तो कहना पड़ रहा है कि देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी जिस तरीके से आकर के बंगाल के लिए कहते हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं, तो उसी तरीके से मैं भी कहना चाहता था कि आपने बंगाल के लिए जो कह दी, आप ये कहती कि मैं मणिपुर की भी बेटी हूं, पूरे देश की बेटी हूं, कि मणिपुर में जिस तरीके से नरसंहार अभी भी हो रहा है दोबारा सरकार गठित होने के बाद, तो ये बड़ा अजीब लगता है। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति पॉलिटिक्स नहीं की। आता हूं माना जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। मुझे बताइए ना। नहीं राष्ट्रपति जी बंगाल के बारे में आपको पता नहीं है, आपका पता नहीं है बंगाल के बारे में। अरे आपको मालूम है, भाजपा के एजेंट हैं आप, हमें मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ रहे हैं, मुझे मालूम है। सुनिए, झारखंड में संताल कम्युनिटी होते हैं, झारखंड में संताल कम्युनिटी होते हैं। राष्ट्रपति जी उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल था। नहीं झारखंड में मुझे आप बता दीजिए, झारखंड में संताल कम्युनिटी होती है, जो संताल कम्युनिटी में सबसे बड़ा फेस्टिवल था। वो फेस्टिवल में मोमो जी आई थी फेस्टिवल में ज्वाइन करने के लिए, वो संताल कम्युनिटी से मिलने के लिए, वो खुद संताल आए, इसीलिए वो मिलने के लिए आई थी। नहीं था। चलिए ठीक है डॉक्टर मानस, डॉक्टर मानस, देखिए बंगाल जो है वो भद्रलोक माना जाता है। ठीक है डॉक्टर मानस, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात को रखिएगा। इस तरीके से डिबेट कहीं नहीं पहुंच पाएगी। मानस जी की आवाज थोड़ा कम करें। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं मानस जी, डॉक्टर मानस, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपके पास आऊंगा, आपको जवाब पूरा देने का मौका मिलेगा। सुमित मल्होत्रा जी, आप अपने बात को पहले पूरा करें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो मुद्दा है, सुमित जी की आवाज खोल दें। सुमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो मुद्दा है, क्या वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है या नहीं है? जिस तरीके से एक के बाद एक बहुत सारे लोग टीएमसी के जेल में गए, उनको वापस टिकट मिला है, जिस बात को उठाया गया इस चर्चा में, आपको लगता है कि ये मामला ऐसा है जिससे आप जनता को समझा पाएंगे? शेखर भाई देखिए, 2014 के बाद से क्या हुआ है पूरे देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, विपक्ष के जितने नेता हैं, सबके ऊपर आरोप लगा करके उनको जेल में बंद करने का काम करा है। सिर्फ किसी के ऊपर नहीं हो पाया है। मैं आज दावे से कहता हूं, आप मुझे बताइए जितने लोगों को आपने उठा करके बंद करा, चाहे दिल्ली के सीएम हो, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी, चाहे हमारी पार्टी के जितने लोगों को आपने उठा करके बंद करा, वो लोग, चाहे झारखंड हो गया, मुझे बताइए सब लोग वापस आ गए, नहीं आ गए? किसी के ऊपर कोई चीज सिद्ध हुआ? क्योंकि सीबीआई ईडी का जिस तरीके से आपने प्रयोग करा है, आने वाले दिनों में जब आप सत्ता में नहीं होंगे, उतनी ही तेजी से आपको रिटर्न भी मिलेगा। मैं दावे से कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री जी को यह चीज फेस करनी पड़ेगी। भाई आपने सबको उठा करके, अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, अभी ये बनर्जी जी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, ये पता है शुभेंदु अधिकारी ईमानदार हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में इनको सीबीआई ईडी का क्यों नहीं नोटिस जाता, क्यों नहीं जांच होती है? क्यों नहीं? केवल वो अगर वो भाजपा में चले गए तो मल्होत्रा जी, अरे ठीक है, मैं अच्छा ठीक है, यस और नो में नहीं। बनर्जी जी मेरी बात जो जेल में गया था, सुनिए, यही पूछ रहे हैं, यही चीज तो है, यही चीज। अरे छोड़ दिया, जिसका खत्म कर दिया। ठीक है डॉक्टर मानस बनर्जी और सुमित मल्होत्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय चंद्रशेखर बसोटिया जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम उनके पास भी चलते हैं और एक वर्जन उनका भी ले लेते हैं। ओ मानस जी, जरा सा शांत हो जाएं, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी चंद्रशेखर जी के पास चल रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल के सनातनी हिंदुओं की रक्षा करना, बंगाल की माताओं बहनों को सुरक्षा का भरोसा देना, बंगाल के नौजवानों को उनके रोजगार को जो बेचा गया, जो शिक्षा को बेचा गया, उसको बचाना है। बंगाल के मनीषियों स्मृतियों को बचाना है, बंगाल के किसानों को बचाना है, और
बंगाली जो समाज भद्र समाज है, पूरे देश में पहले विज्ञान के लिए जाना जाता था, आज एक बंगाली का बंदा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जा रहा है और बंगाली देखते ही लोग बोलते हैं कि ये देखो बंगाली है, वहां बंगाल का माने भ्रष्टाचार। बंगाल और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक बना दिया ममता बनर्जी से, उससे बंगाल के युवाओं को मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता। और रही भ्रष्टाचार, वो मुख्य मुद्दा है बंगाल का इस बार, और ममता बनर्जी को हर नुक्कड़ पे ये पेश करना होगा कि वो बताए पार्थो चट्टोपाध्याय के पास जो पैसा मिला वो किसका था। राशन घोटाले में इनका, और ये इन्होंने सुमित जी ने बोला कि सब मुक्ति हो गए, चिंता मत करो, मुक्ति किसी को नहीं मिली है। सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआईडी तो आपकी है, हमारी नहीं है, वो देश की संस्था है, चिंता न करें। आपने ही पहले बोला था सीबीआई कराना होगा, और जब होती है तो आप बोलते ठीक है चंद्रशेखर जी। अब एक चीज आप ये हमें बताएं चंद्रशेखर जी, जो बात आपने कही, जेल में गए इनके बहुत सारे टीएमसी के लीडर्स भी गए, आपने तरह तरह के आरोप भी लगाए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि जितने लोगों को आप जेल पहुंचाते हैं, सीबीआई ईडी पहुंचाती है, वहां अदालत में खड़े होकर के वो कुछ साबित तो कर नहीं पाती है, और वो सब बाइज्जत बरी होकर के वापस आ जाते हैं, अपनी तरीके से राजनीति आगे बढ़ाते हैं। मैं आपकी बात को काटूंगा, किसी भी नेता को कोई बाइज्जत बरी होकर नहीं आया है, सब बेल पे इंक्वायरी है। ये भारत का जुडिशियल सिस्टम है, इसमें मैं और आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब मैं ईडी सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सारे जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, चंद्रशेखर जी, सुमित जी, मानस जी, इन तीनों लोगों की आवाज एक मिनट के लिए रोकिए जरा हमारे साथियों से। ऐसा है, आप तीनों लोग पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, देखिए हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमने ये सुना था कि पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं वो भद्र समाज में आते हैं। मेरी चर्चा में अगर हम आपस में टकराते रहेंगे और एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मानस जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं, मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे रहेगी कि आप और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आप, तो इस पूरी वार्ता का आपके जिम्मे होगा कि हम सम्मान के साथ में इस चीज को आगे बढ़ाएं। हमारे सभी माननीय अतिथि हैं, हमारे लिए कोई कम नहीं है, अपनी अपनी बात को बारी बारी से रखें ताकि लोगों के भी समझ में आए, वरना आपका समय व्यर्थ जाएगा। हमें टीआरपी की लड़ाई में नहीं जाना, हम चाहते हैं कि असली मुद्दे जनता तक पहुंचे, आज की खबर पर होने वाली इस डिबेट को लोग समझें। मानस जी, आप अब जिस जगह पर चर्चा खड़ी हुई है उसमें दो विषय हैं। एक तो यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन रहा है 15 साल से, उनकी अपनी तरह की दलीलें हैं कि हमें चूंकि सत्ता से हटाना है, इसलिए तरह तरह के आरोप लगाए गए और अदालत में सीबीआई और ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाई। एक बात यह है। दूसरी चीज यह है कि कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा, यह तो 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी उस दिन पता चलेगा। अभी हम उस चीज पे ना जाएं, आप पत्रकार हैं तो कैंडिडेचर रिप्लाई के बजाय पूरे पश्चिम बंगाल की स्थिति हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि पहले चरण में, दूसरे चरण, क्योंकि पहला चरण बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस प्लस है, दूसरा चरण जो है वो टीएमसी के लिहाज से प्लस प्लस है, तो जहां प्लस है वहां कैसे बीजेपी आगे जा सकती है, कहां टीएमसी अपने को बेहतर कर सकती है। हेलो, हाँ जी बोलें। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मानस जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, देखिए टीएमसी के एक बात है, टीएमसी ने जब काम कर रहा था, इसके सबसे बड़ा चीज है कि टीएमसी ने संगठन, सबसे कड़ा संगठन है बीजेपी का, बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी है जैसे बीजेपी का कोई संगठन ही हाई नहीं, एकदम नया, काम पहचानते नहीं है जाएगा कहाँ का क्या कैसे है, लेकिन टीएमसी का सब जगह में उसका अपना संगठन मजबूत है। और सेकेंडली उन्होंने जो लक्ष्मी भंडार और बेकार भत्ता ये सब दे रहा है, एनीवे बेकार बढ़ रहा है, बेकार नौकरी नहीं है लेकिन बेकार भत्ता दे रहा है, लक्ष्मी भंडार दे रहा है। पब्लिक का सोच रहा है हम तो बेकार भत्ता मिल रहा है, हम तो लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, लेकिन इसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत जगह में घूम के देखा है,
वो जो लक्ष्मी भंडार महीना में 1,500 करके मिल रहा है, अभी मिलने वाले हैं, तो 1,500 करके 5 आदमी है तो 7,500 का वहाँ पे हो गया। वो संसद में बहुत खर्चा भी आ जाता है। तो इसीलिए एक प्लस पॉइंट तो है, ये जो है स्वास्थ्य साथी है, उनके साथ उनका कन्याश्री भी एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लाई थी ममता बनर्जी ने, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। ये तो खाली कलकत्ता नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, बाहर में भी इसका जो ज्यादा सबको ये फेवर किया, जो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी जो है इतना करप्शन हुआ, इतना चोरी, एक एक मंत्री के घर से 50,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया निकल रहा है, जो पकड़ा गया सब कुछ। तो ये देखकर पब्लिक का इसमें आ गया जे ये सब भी चोरी करने का लिया है, सब चोरी कर रहा है। और पुलिस को जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस जाके डंडा पिटाई करता है, मारते हैं, गोली ठीक है माना जी, आपने जो बात कही है ठीक काम करता है सारा पुलिस। 90% पुलिस अभी तृणमूल का अपना कैडर बन गया। वो बूथ कैप्चरिंग बोलिए, बूथ को बमबाजी करके लूटना है। सब जितना दुर्गा मंडप है, पूजा मंडप है, ममता बनर्जी ने उसको 80,000 82,000 90,000 रुपया दे दिया, जो तुम पूजा करो, ये तुम हमारा सब क्लब हमारा मेंबर है। ये जो 80,000 रुपया 90,000 रुपया दे रहा है साल में, इसके लिए क्लब जितना 25,000 से ज्यादा क्लब है। ये लोग ममता बनर्जी के लिए बूथ में जाके लड़ाई करना, बूथ में जाके हंगामा करे या जो भी करे, वो बूथ कैप्चर बोलिए जो भी करे, कर रहा था। ठीक है माना जी, आपने वस्तु स्थिति बताई है, अब हम इसका जवाब लेते हैं। ठीक है, आते हैं आगे, आपसे और जवाब लेंगे। इसमें आता हूं मैं सुमित मल्होत्रा जी, जो मानस जी ने बात कही है उसमें उन्होंने कई चीजों का उल्लेख किया। आपकी कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर के उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की है। मुअज्जिमों के पैसे बढ़े हैं, पुजारियों को 2,000 रुपया आप देने जा रहे हैं, इन सब चीजों का भी इंपैक्ट आता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 20-20 हजार करोड़ रुपया मंत्रियों के घर से निकला है, साबित क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना होगा, कब होगा, वो अपनी जगह पे है। लेकिन लोगों के आगे टुकड़ा फेंक करके, जो सवाल है वो ये है कि लोगों के आगे टुकड़ा फेंक करके मोटी मलाई काटी गई है। और इसको लेकर अब की बार भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ चुनाव मैदान में है। बड़ी चीज यह है कि लोगों के बीच में भी इस बात की चर्चा है। मानस जी जिस बात को कह रहे थे, नहीं तो मानस जी ने अभी तारीफ करी, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट की सरकार की कई योजनाएं तो मानस जी भी ले रहे हैं। मैं इसमें खुद कहना चाहता हूँ, मानस जी भी ले रहे हैं। अभी मानस जी कहते हैं हम तो ले नहीं रहे, हमें मिल मानस जी देखिए, अरे मानस जी ये तो अरे आप अपनी बात कहते रहिए। अब ये चुनाव आ गया है भैया, रोकना बड़ा मुश्किल है। सुमित जी आप अपनी बात कहिए। मानस जी हाँ ठीक है, हम तो चाहते हैं वहाँ की जितनी सुविधाएं हैं मानस जी, वो हर जनता को मिलनी चाहिए। जनता के पैसे जनता को मिलने चाहिए, इसमें क्या गलत है। पर जिस तरीके से आपने एक क्वेश्चन उठाया, मुझे अच्छा लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कि मंत्रियों के रुपए मिल रहे हैं, लोग पकड़े गए। हमने किसी में हस्तक्षेप नहीं करा, हमें बचाना होता तो हम बचा लेते। पर आज एक मुद्दा ये है कि जिस तरीके से जो मंत्री पकड़ा गया, उसे सीबीआई का डंडा हुआ, उसने टीएमसी छोड़ी और भाजपा में जाके शामिल हो गया। वो साफ सुथरा हो गया। सीबीआई की जांच अभी तक पेंडिंग में है। उसका नाम आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। भाजपा का विपक्ष का, सुन ली मानस जी, भाजपा का विपक्ष का नेता, आप उसके ऊपर कुछ बोलिए। और अर्जुन सिंह, जो दो नाम देखिए, बोलिएगा सर, बोलिएगा मानस जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैंने आपकी सारी बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। मल्होत्रा जी, मल्होत्रा जी, पुलिस पहले वाला पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के बारे में बोलिए। राजीव का जो स्कैंडल हुआ था, राजीव कुमार जी, सुनिए, राजीव कुमार जी पुलिस कमिश्नर था, ये तृणमूल में ज्वाइन कर दिया कैसे? राजीव कुमार जी सारा जितना स्कैंडल हुआ था, राजीव कुमार जी फाइल करने के लिए, राजीव कुमार जी को प्लीज एक बार सुनिए। चलिए ठीक है सुमित जी और मानस जी, आप दोनों लोग थोड़ा सा आराम करें। मैं चंद्रशेखर जी के पास होकर के आता हूं। ये बड़ी समस्या है। मैं आता हूं, आपकी बात भी हुई है, आता हूं मैं। सुमित जी आपके पास भी आऊंगा, चंद्रशेखर जी से जवाब ले लेते हैं।
चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बात कही है टीएमसी के प्रवक्ता ने वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही किसी नेता को अगर सीबीआई और ईडी पकड़ती है और वो आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो लॉन्ड्री से धुल करके निकल आता है। और यह भी बात हकीकत है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मानस जी ने भी इस बात को कहा है कि बीजेपी का अपना उतना बड़ा कैडर है नहीं पश्चिम बंगाल में, लेकिन जिस तरीके से आपने भीड़ वहां पर जुटाई है, जिस तरीके से लोगों को, नेताओं को आपने अलग अलग प्रदेशों से बुला करके वहां डिप्यूट किया है, वो अपने आप में एक बड़ा व्यू रच रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि टीएमसी के जो दागी हैं उनके दाग आपकी पार्टी में आते ही कैसे साफ हो जाते हैं? मैं आपकी ही बात पे आता हूं। पहला बात तो सुमित जी बोले टीएमसी में दागी है, ये बात स्वीकार करें। मैं दूसरी बात बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जिनके ऊपर भी कोई चार्ज है वो उनकी छानबीन चल रही है। अजी सुमित जी को लगता है कि भाजपा में आने के बाद सही हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट में केस करिए। मैं करने वाला किया, सीबीआईडी करेगा। आप राजीव कुमार जो भ्रष्टाचार में थे, पार्थो चटर्जी पार्टी में ले लिए। अरे सुवेंदु अधिकारी क्या साफ सुथरे हैं? घोटाले का आरोपी है सुवेंदु अधिकारी, चिट फंड घोटाले का आरोपी, सबसे बड़ा आरोपी। सिविल के नीचे में पैसा पाया गया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी आपने? अगर इतने ही आरोप लगे सीबीआई जांच करिए, करवाइए जांच उनकी, करप्शन का फाइल खुलवाइए उनकी। अरे बनना चैनल आपके संग में पूरी जिम्मेदारी ईमानदार बनते हैं। हम हिंदूवादी हो गए, हम हिंदूवादी हो गए, उसको बस चार हाई कोर्ट जाए, गाय पैसा लेकर चंदा लेकर हैं आप, गाय तस्करी में इनके माता हत्या कराते हैं आप लोग, इनके वो अरे गौ माता हत्या कराते हैं आप लोग। बीफ कंपनियों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ते हैं आप लोग। कितने नाम बताएं आपको? बीफ कंपनियों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ते हैं आप लोग। और अभी देश के प्रधानमंत्री कब आए थे तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से आपको रैली में लोग बुलाने पड़े, सबूत है, उसके वीडियो है। शेखर भाई उसमें जो बंगाल जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे करे पड़े हैं सबके। सुवेंदु अधिकारी जो बच्चों हो जाते हैं, सुवेंदु अधिकारी खुश हो जाते हैं। अरे भाई विपक्ष का नेता है, ईमानदार तो लेकर के आओ, ईमानदार तो लेकर के आओ। उसे सीएम के सामने आप लोग, आपको मना किसने किया? आप कोर्ट में चैलेंज करिए, दोनों ईमानदार हैं, आप कोर्ट में चैलेंज करिए ना। भ्रष्टाचारी के आरोप है और इनको मालूम है, मुझे काली घाट में टीएमसी पार्टी में भ्रष्टाचारी है, भाजपा में आकर तो सफेद कॉलर हो गया, व्हाइट हो गया, चीज में सफेद कॉलर नहीं। अरे छोड़ा करिए, आप बंगाल की जनता ठगने का काम है। मैं नहीं बना लिया। ठीक है चंद्रशेखर बसोडिया जी, चंद्रशेखर बसोडिया जी, अब आप एक मिनट रुकें। सुमित जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से मौजिमों और पुजारियों का 1500 से बढ़ा करके 2000 रुपया किया है, आपको लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा चुनाव में? और यह पैसा बढ़ाना शुद्ध रूप से दिखाता है कि टीएमसी हिंदू मुसलमान, भले बीजेपी पर आरोप लगते हों लेकिन कोई पीछे नहीं है। टीएमसी ने भी पैसा पुजारियों का भी बढ़ाया और मौजिमों का भी बढ़ाया, वोट जहां से मिल सकता है उसका बढ़ाया, चुनाव से पहले बढ़ाया और हिंदू मुसलमान में बांट दिया। देखिए जिस तरीके से हम तो वही कहते हैं, हम तो बंगाल की सारी जनता हमारी है, ऐसा तो नहीं हम किसी को अलग समझे। चंद्रशेखर भाई भी हमारे हैं, मानस भाई भी हमारे, हम किसी को क्यों अलग समझे? भले ही वो भाजपा में है, भले किसी भी दल में हो, तो क्या मतलब है? बंगाल वासी, मैं वो नहीं कह रहा था कि बंगाल वासी है, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी दल में हो उसमें कोई वो नहीं है। बंगाल वासी है, हमें पहले बंगाल वासियों की चिंता है। हम जो भी चीज दे रहे हैं बंगाल वासियों के लिए दे रहे हैं, बंगाल वासियों के लिए कर रहे हैं। ममता बनर्जी अगर इतनी ही वो होता कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी है, ममता बनर्जी अपने पास क्या रखती? आज भी वो सिंपल साड़ी में घूमती है, आज भी कोई जो लोग कहते हैं मैं तो हर समय सूट पहनता हूँ, चार्टेड टीनों में घूमता हूँ, आज भी वो नॉर्मल रहती है। मानस भाई खुद बता दें। चलिए ठीक है सुमित जी, ये बात हमने समझ ली, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। अब सवाल अगला आने दीजिए भाई, वो एक सवाल पे मत सुमित जी, एक सेकंड आ रहा हूं। चंद्रशेखर जी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सुमित जी आपने, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। अब हमें यह बताएं आप कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल में, मतलब वैसे तो 1972 से ऑनवर्ड्स 35 साल में भी बहुत कुछ हुआ,
और पिछले 15 साल में चूंकि आपकी सरकार है, वहां पर डेमोग्राफी बहुत तेजी से और बहुत जगहों पर चेंज हुई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हुई है, क्या आपको लगता है कि उस चीज का फायदा जो आपको मिल सकता था वो एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से कहीं ना कहीं डिरेल हुआ है? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी नहीं बदली है बहुत सारे इलाकों में, तो इसका मतलब यह होगा कि आप सच को सुनना नहीं चाहते। शेखर भाई, मुझे एक बात बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को 13 साल हो गए सत्ता में रहते हुए। इन्होंने 13 सालों में बंगाल से कितने भगौड़ों को निकाला, कितने लोगों को पकड़ा? भाई, केंद्र की सत्ता आपके पास है, गृह मंत्री आप हैं, सारी सिक्योरिटी फोर्सेज आपके पास है, सारे बॉर्डर्स आपके पास है, आपने कितने लोगों को पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा आपने? आप लोग जब चुनाव आता है तब भगौड़े, बांग्लादेशी, ये सब याद आ जाते हैं। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई, चुनाव पूरा हो गया, एसआईआर कंप्लीट हो गया, कितने बांग्लादेशी निकले, कितने भगौड़े निकले, एक भी मुझे आप चलिए ठीक है, आपका जवाब आ गया। आप थोड़ी देर, अब थोड़ा 1 मिनट रुकिए, शेखर भाई, नहीं हो गया, अब नहीं ऐसे मत करिए सुमित जी, फिर वही होने लगेगा बहस। सुमित जी रुक जाइए, चंद्रशेखर जी 1 मिनट रुकिए। मानस जी देखिए, मानस जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे एक डिटेल उनसे लेने दीजिए। आप सुमित जी बात ही नहीं मान रहे हो आप हमारी, फिर कैसे डिबेट आगे बढ़ेगी? आप कम से कम पहले हमारी बात तो मान लो। मानस जी, क्या पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हुई है और इसका दोष किसका है, टीएमसी का या बीजेपी का? लगभग दोनों ही समय से हैं, वो केंद्र में वो राज्य में। सुनिए, नहीं, पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर फेंसिंग हुआ, चारों तरफ में फेंसिंग हुआ बांग्लादेश बॉर्डर का, लेकिन 490 किलोमीटर में कोई फेंसिंग नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने बार बार फेंसिंग करने के लिए वो जमीन मांगा है, ममता बनर्जी ने कभी नहीं दिया, ने बहुत बार बोला है, बार बार रिफ्यूज किया, जमीन नहीं दे पाऊंगी। तो ये जो 490 किलोमीटर है, बांग्लादेश से रोहिंग्या आ रहा है, चेतना, अभी डेमोक्रेसी कितना चेंज हुआ। आप पार्क स्ट्रीट, यहाँ पे मैंने आपको बोला, पार्क स्ट्रीट जो है ना, वहाँ पे जो न्यू मार्केट बोलता है, तो न्यू मार्केट जो लिंसे स्ट्रीट है, वहाँ पे आप जाइए, 99% टोपी वाला सब बैठा है वहाँ पे, एक भी दुकानदार कोई हिंदू नहीं है, कुछ नहीं है, सभी मुसलमान को दे दिया गया। ठीक है मानस जी, आपकी भी बात हमने सुन ली। अब नहीं 1 मिनट रुक जाइए, अब आप भी रुक जाइए मानस जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब 1 मिनट रुकिए। चंद्रशेखर जी मुर्शिदाबाद में जो हरदन दास और चंदन दास बाप बेटा को, तो ठीक है मानस जी आप रुकिए। अब चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल सुनिएगा चंद्रशेखर बसोडिया जी। लेकिन वहाँ पे जो आया, इतना मॉब आया, काट के टुकड़ा कर दिया। ठीक है मानस जी, अब आप थोड़ा सा आराम करें। चंद्रशेखर बसोडिया जी, मेरा सवाल अब आपसे, टीएमसी का साफ साफ कहना है कि आपके पास पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपने उन जगहों की चिंता नहीं की। यह बात भी फैक्ट है कि बहुत बड़े इलाके में चूंकि जमीन नहीं मिली केंद्र सरकार को, इसलिए वहां पर फेंसिंग नहीं हुई। यहां पर टीएमसी गलत बोल रही है, यह बात मैं खुद कह दे रहा हूं। लेकिन बावजूद उसके पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार में आपने एसआईआर की प्रक्रिया कराई, उत्तर प्रदेश में कराई और राज्यों में भी हो रही। कितने घुसपैठिए किस राज्य से गए? पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बॉर्डर पर कुछ लाइनें जरूर लगी, लेकिन स्थिति यह है कि उनके पास कागज थे ही नहीं। हालात ऐसे हैं कि पिछले 15 साल में बहुत सारे घुसपैठिए अपने कागजात बनाने में सफल हुए हैं और वो मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। आप बताइए चंद्रशेखर जी कि क्या है व्यवस्था? कागज जो बनते हैं ये भी क्या गृह मंत्री देखेंगे? बंगाल सबसे सेफ जगह है घुसपैठियों के लिए। यहाँ 1000 रुपए 500 रुपए में तृणमूल के जो स्थानीय नेता है वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सबसे ज्यादा बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में दस्तावेज बंगाल में पाए जाते हैं। और जो लोग भाग रहे थे उनके पास आधार कार्ड बनाता तो वहीं का आदमी है। अरे सुमित जी आप ऐसे मत कहिए, आप भी सीनियर लीडर हैं, बनाता तो लोकल आदमी है ना। अरे केंद्र की योजना है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के नहीं सुमित जी, गलत फैक्ट, गलत नहीं। 5 किलोमीटर खाली जमीन दी गई है बीएसएफ को अभी तक।
और घुसपैठिए आते हैं इलाज के नाम पे। मुख्यमंत्री जवाई की तरह उनके लिए कॉलोनियां बनाती है, बोलती है ये शरणार्थी भाई है, मानवता है, कहाँ जाएंगे। SIR का असर ये हुआ, आप हर चैनल पे बिहार की बात होती है, बिहार में SIR का असर ये हुआ कि मतदाता अपना मत खुद प्रदान किया और उसका रिजल्ट मिला। बंगाल में भी मैं आपको बता दूं, जो मतदाता कटे हैं एक भी, उसमें हमारा सिद्धांत है अवैध मतदाता बचेगा नहीं और वैध मतदाता कटेगा नहीं, ये हमारा संकल्प है। और घुसपैठियों के बल पे ये TMC की जो सरकार है इसको ठीक है चंद्रशेखर जी, अब थोड़ा सा आप भी आराम करें, थोड़ी देर आप संभलिएगा। मैं सुमित जी के पास वापस जा रहा हूं। सुमित जी, एक फैक्ट सामने रखता हूं, उस बात को समझिए। 35 साल तक लेफ्ट का शासन रहा पश्चिम बंगाल में। टीएमसी को जब सत्ता मिली, जब उसने लेफ्ट के कैडर में सेंध लगाई, जो कभी लेफ्ट का कैडर था, जो उनकी व्यवस्था थी, आज वही टीएमसी की व्यवस्था है। हर बूथ पर, हर मोहल्ले में, हर जिले में, हर तहसील पर आपका भी कैडर का व्यक्ति बैठा है। उसके हस्ताक्षर का मतलब है कि सरकार कह रही है और जो संबंधित अधिकारी है, जो संबंधित मामले का जांच करता है, उसको वो काम करना है। यह आपका भी पैटर्न है पश्चिम बंगाल में, हम लोग भी घूमे। अब सवाल इस बात का है कि जो कभी लेफ्ट की थाती था, वो पिछले 15 साल में आपकी तरफ आ चुका है। और यह भी मैं कह रहा हूं साथ साथ कि अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो वही कैडर जिसकी दुकान पिछले 35 और 15 यानी 50 साल से चल रही है, वो बीजेपी में भी सेंधमारी कर रहा है, ये उसके भुक्तभोगी हैं। आपके यहां से कई पिछली बार इनके पास गए, चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद कहा बाय बाय, मैं स्पाई था टीएमसी का और आपके यहां अपना काम करके वापस जा रहा हूं अपनी पार्टी में। तो क्या इस बार भी टीएमसी की तैयारी इसी तरीके की है और बगैर मुस्लिम के आप इस चुनाव में वो चीज हासिल नहीं कर सकते जो दरअसल अब तक हासिल करते आए हैं? शेखर भाई देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो हिंदू मुसलमान को नारा आगे देती है। ये अभी हर जगह हुआ है, कि कोई बंगाल के लिए नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आपने कैडर की बात करी, तो गुजरात में क्या है? गुजरात में एक सत्र राज्य है या नहीं? नहीं, इधर उधर की उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं। एक मिनट चंद्रशेखर जी, आप रुक जाइए, एक मिनट सुन लीजिए शेखर भाई, चंद्रशेखर जी, ऐसे कहीं चर्चा नहीं पहुंचेगी। मैंने सवाल रखा, उनको जवाब देने दीजिए। आप बोल रहे थे, हम लोग शांत थे, मत बोलिए प्लीज। आप बोल रहे थे सब जानते, मैं भी सुन रहा था। सुमित जी, आप पश्चिम बंगाल में हैं, गुजरात और इधर मैंने जितने भी, हम चले जाएंगे, आप बोलते रहिए। मैंने जितने भी उदाहरण दिए वो पश्चिम बंगाल से ही दिए, चाहे बीजेपी को लेकर क्यों हो, चाहे इधर। आप बंगाल पे रहेंगे तो हमें आसानी रहेगी। शेखर भाई, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इसमें क्या गलत है भाई? हर पार्टी का अपना अपना एक कैडर होता है, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जितने लोग हैं वो तो टीएमसी के ही तो हैं, टीएमसी के हैं, कांग्रेस के हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, कांग्रेस के भी इससे पहले 2019 में 2000 अच्छी सीटें आई थी, 44 सीटें आई थी, ये लोग उनका कैडर खा गए। जो कांग्रेस के थे वो भाजपा में चले गए, टीएमसी में आ गए। आज भाजपा के पास अपने कितने लोग हैं? मैं आज भी दावा कर रहा हूं, इनके पास टोटल 294 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, आज भी नहीं मिलेंगे। हम लोग के आज पूरी लिस्ट आउट हो चुकी है 294 की, जो अभी मानस जी ने खुद बताया। भारतीय जनता पार्टी के पास उतने कैंडिडेट नहीं मिलते और जो कहते हैं हम 200 पार, हम सरकार बना रहे हैं, हम इतने बना रहे हैं। भाई अभी तक इन्होंने 130 लोगों की लिस्ट आउट करी है और अभी भी कई जगह ऐसा है शेखर भाई, इन्होंने लिस्ट आउट करके उसमें इनका तोड़फोड़ चालू हो गई है। लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि भैया नहीं, हमें ये पसंद नहीं था। जिसने मेहनत करी, जिसने टीएमसी के आगे कूद करके लड़ाई दंगा करा, जिसने टीएमसी के घरों में जाकर के मारा है, हम लोगों को मारा है, आज वो कहता था हमें टिकट नहीं मिलेगा, हमें बड़े परेशानी होगी। ये कई वीडियोस है मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, कोई परेशानी नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के पास आज बंगाल में ना तो कार्यकर्ता है, ना चलिए ठीक है सुमित जी, अब आप आराम करें, थोड़ी देर रुक जाएं आप। अब चंद्रशेखर जी, मैं एक मिनट, चंद्रशेखर जी मैं आपसे समझना, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। आप पता नहीं, मतलब हमें नहीं पता कि आप क्यों बोल रहे थे, किसको जवाब दे रहे थे। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। क्या पश्चिम बंगाल में आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार में
खास तौर से हिंदुओं को अपने त्योहार के लिए, अपने मौकों के लिए कभी कोर्ट से, अदालत से आदेश लेना पड़ा, कभी हिंदुओं को लेकर के कभी वहां से भगाए गए जहां पर डेमोग्राफी बदली है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं टीएमसी और लेफ्ट के ऐसे कार्यकर्ताओं या नेताओं के साथ में जो कभी आपके विरोधी थे, चुनाव जीत पाएंगे? मैं एक बात आपको बता दूं, हमारा सीधा स्पष्ट संदेश है, बंगाल के 11 करोड़ हिंदू और मुसलमानों जो राष्ट्र प्रेम को मानते हैं, जो सनातनी हिंदू है, जो प्रताड़ित है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, अपने माँ बहनों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इस बार सरकार बनाने के लिए वो कटिबद्ध है। वो टीएमसी के हो, वो कांग्रेस के हो, वो सीपीएम के हो, सनातनियों को एक होना पड़ेगा, तभी बंगाल बांग्लादेश होने से बचेगा। नहीं तो हर घर में बहनों के लिए मुख्यमंत्री का एक इलाज है कि रेप होता है, इसकी रेट इतनी है, अभी उससे बचना है तो पलटाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। मेरा ये स्पष्ट निर्देश है, चाहे वो कोई भी हो, सनातनी बंगाली हिंदू भाई है, वो हमारे साथ है, हम उनका समर्थन लेंगे। हम उनके साथ उनको अपील करते हैं कि आए, हम नया बंगाल बनाए, जहाँ श्यामा प्रसाद की भाषा हो, जहाँ पंडित दीनदयाल की, जहाँ रविंद्रनाथ की भाषा हो। सनातनी तो आपने बता दिया, वो एक आधा वोट मुस्लिम का भी मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? हम सबका साथ, सबका विकास, और जो करप्शन में है उसका करेंगे हिसाब, इस नीतियों से चलेंगे। चलिए ठीक है, 4 मई को सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं मानस जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बात टीएमसी और बीजेपी ने कही है, चूंकि आप करीब से बंगाल को देखते आए हैं, कितनी बातें बीजेपी की दम लग रही हैं आपको और कितनी बातों में टीएमसी का दम लग रहा है आपको? अनम्यूट कर दीजिए पहले। उनका टीएमसी का जो संगठन है ये स्ट्रांग है, सब जगह में कोई ना कोई जगह में हाई उनका कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी का इतना नहीं है, लेकिन अभी बीजेपी ने अभी जो किया, वो जो घुसपैठिया, मेन है घुसपैठिया, रोहिंग्या जो आया वो निकाल रहा, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आया, यहाँ पे कोई कॉलोनी भी हो गया, जो कॉलोनी गुलशन कॉलोनी, ये कॉलोनी से मुस्लिम के नाम पर हुआ, सारे मुसलमान हुआ, उसका घुसपैठिया को वहां पे जो स्कूटी निकालने के लिए गया, देखते एक बाप का 394 बेटा बेटियां है, एक आदमी का 394 बच्चा है। ये कैसे होता है? ये पकड़ा गया, ये तो सबको रिकॉर्ड है। किसी का 300 बेटा बेटियां है, हाँ, किसी का बाप हिंदू है, वो बेटा के मुसलमान नाम है, ये बहुत पकड़ा गया। तो ये घुसपैठिया एक सबसे बड़ा चीज मुद्दा हो गया बीजेपी का। और सेकेंडली करप्शन, इतना बड़ा करप्शन जो किया, ये उस करप्शन में ज्यादा से ज्यादा ममता बनर्जी खुद अकेले नहीं है, उसका भाई भतीजा भी जो है उनका भी, अभी लेकिन उनका जो कोठिया है भतीजा का, कोठी 2000 करोड़ का कोठिया है, और एस्केलेटर भी है कोठी में जाने के लिए, वो अंबानी का नहीं है। शेखर जी आ रहा हूं। सुमित जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं आऊंगा, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। सुमित जी ऐसे करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। सुमित जी आप तो सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। अरे भाई सुनिए, गवर्नमेंट जिसका भी आएगा, आप और हम दोस्ती रहेगा, हमारा आप भी दोस्त गवर्नमेंट जिसका भी आएगा, गवर्नमेंट जिसका भी आएगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी आए सुनिए, जो भी आए, हम दोनों, हमारा बीजेपी कोई नहीं होता है, आपका भी कोई नहीं होता किसी का। वो गवर्नमेंट जब आएगा आने दीजिए, अरे गवर्नमेंट जाना है ना, होते रहता है गवर्नमेंट। सुमित जी मैं न्यूट्रली बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी के फेवर में भी नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी का समर्थन नहीं है। केवल बोल रहे हो तो इंटरफेयर कर रहे हो, आप तो मेरा बातों पे एक सेकंड सुमित जी आप भी मेरा दोस्त हैं। आप 1 मिनट रुक जाइए। सुमित जी,
पश्चिम बंगाल में 2021 में जब टीएमसी ने चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से कई जिलों में लगातार कई दिनों तक आग लगी रही, हिंदू कूटा जाता रहा, जलता रहा, पलायन करना पड़ा, असम में जाकर के शरण ली। मैं जितना समझ पाया हूं टीएमसी में, मतलब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप सब्र कर लें, मैं जवाब देने का पूरा मौका आपको दूंगा, मैंने लिए भी हैं, आपको मौका दिया है, लेकिन कई ज्वलनशील सवाल ऐसे हैं, कई ज्वलंत मुद्दे ऐसे हैं जिसमें पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को लेकर के बहुत बड़ी चिंता में है कि टीएमसी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है और लड़ने के बाद जिस तरीके से उसको वोट न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, 2021 की घटना भूली नहीं है वो। तो क्या आप उन लोगों के मन में कुछ जगह बना पाए? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के पिछले नतीजों से इस बार के नतीजे जो भी हों, लेकिन उन लोगों को जिनकी आपकी सरकार बनने के बाद घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और घुसपैठियों को कॉलोनी दी, वो माफ कर पाएंगे? शेखर भाई, आपने सवाल बड़ा अच्छा करा कि घुसपैठिए और जो पलायन कर गए, वो पलायन करके कहां गए थे? असम में क्या वापस आ गए? वो लोग नहीं आए या असम में बस गए? एक सवाल ये। और हर चुनाव में अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे घुसपैठिया घुसपैठिया, मानस भाई भी कह रहे थे घुसपैठिया। भाई घुसपैठिया वर्ड कब तक चलेगा? ये क्यों नहीं खत्म होता है? क्यों नहीं चीज खत्म हुई? मुझे बताइए, बिहार से हमने कितने घुसपैठिए पकड़े? भाई वहां पे भाजपा की सरकार है। फिर आप सुमित जी, मैं यही तो आप, मेरा तो सवाल ही यही था। पश्चिम बंगाल छोड़ करके 2021 में जो लोग असम भागे, आपकी पार्टी का खौफ इतना है, वो सारे हिंदू वापस लौटने में बंगाल डर रहे हैं पिछले 5 साल से। सब आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। न्यूज फिर चली थी, वो मैं आपको भेज दूंगा शेखर भाई, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। आपके पिछले, आपने इसी डिबेट में जो पिछला बयान दिया, जो पिछला बयान है आपका, उसमें आप ही ने कहा कि वो असम गए तो क्या वापस आए? अभी आप ही ने सवाल उठाया था, अब हमने सवाल लग दिया दूसरा, तो आप पलट गए। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे थे सब भाग गए हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो लोग आ चुके हैं, वो लोग आ चुके हैं, बंगाल में आ चुके हैं। अरे चंद्रशेखर भाई, थोड़ा सा मेरे बीच में आप प्लीज ना बोला करें, मेरे बीच में ना बोला करें प्लीज। आपको सुनने के धैर्य हो तो मत बोलिए आप, मैं ऐसे डिबेट मत करिए। आपको केवल चिल्लाना है हर एक उसमें, पता नहीं क्यों बैठ जाते हैं, ऐसे डिबेट नहीं होता। अरे भाई सुमित जी, आप नहीं देख पा रहे थे जब मानस जी बोल रहे थे, तब आप भी ऐसे ही कर रहे थे। वो ठीक है, वो होता है भैया, होगा ये। अब तो चुनाव आ गया, चलो ठीक है, अब आप सब लोग बोल रहे हैं। हम लोग डरते नहीं है, सम्मान करते हैं, ठीक है, विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे विपक्ष में रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे बंगाल वासियों के लिए। पर जिस तरीके से अगर ये लोग आकर के, आपने देखा अभी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आए, रैली करी और उन्होंने हमारे वहां पे मंत्री के घर में घुस करके लोगों ने तोड़फोड़ करी, मंत्री को चोटिल भी हुई है, कई लोग चोटिल हुए, सारी चीजें हुई है। क्या देश के प्रधानमंत्री जब रैली करेंगे, क्या वहां पे इसी तरीके से होगा? वहां पे क्या माहौल बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री कि आए, लड़ाई दंगा करे और फिर बंगाल वासियों को बदनाम करे और फिर वोट इकट्ठा करके चले जाए? दरअसल में अभी भी शेखर भाई, भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती, दिल्ली की केंद्रीय टीम नहीं चाहती कि बंगाल में इनकी सरकार बने, वरना ये लोग कब का बना चुके होते। मैं दावे से कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार, दिल्ली में बैठे केंद्रीय जितने लोग हैं वो खुद नहीं चाहते बंगाल में भाजपा बने, वरना जितने मुद्दे हैं वो मुद्दे सब खत्म हो जाएंगे, केवल इन्हें सत्ता चाहिए। ये तो खुद पता है। ये एक सेकंड चंद्रशेखर मसोडिया जी, 1 मिनट रुक जाइए, एक सेकंड करप्शन के सुमित जी, अब कितने कम हो गए? सुमित जी, आपने जो बात कही, आपने कहा सुमित जी कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, वो चाहता तो कब की सरकार बन जाती। ओ ठीक है, अब ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी, आपके ही शब्दों को दोहरा रहा हूं, ममता बनर्जी अपना जनाधार बहुत पहले खो चुकी हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ममता बनर्जी अपना जनाधार बहुत पहले खो चुकी हैं। नहीं,
जनाधार नहीं खोया। मैं इसके ऊपर आपको बता दूं, आप थोड़ा सा इसमें एडिट कर रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग ये कह रहे थे अराजकता फैली हुई है, बंगाल में अराजकता फैली हुई है, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन आपने क्यों नहीं लगाया? अरे नहीं लगाया तो ये तो अच्छी बात है ना। अरे ये तो अच्छी बात है भाई, नहीं किया उन्होंने पिछले 12 साल 13 साल से कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग, उस धारा का प्रयोग नहीं किया इन्होंने। शेखर भाई केवल रोटी सेकनी है, केवल रोटी सेकनी थी कि हम रोटी सेक करके वोट बदल। चलिए ठीक है, चंद्रशेखर बसोटिया जी और सुमित जी, अब मैं एक सवाल 30 सेकंड है मेरे पास, वो मानस जी के हैं, बिल्कुल आरक्षित हैं। मानस जी आपके लिए बचा के रखे थे। अभी कभी कभी होता है ऐसा कि बोलना कुछ चाहते हैं, जुबान पर कुछ आता है। बड़ी बात जो इस चर्चा में टीएमसी के लीडर ने कही है वो ये कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं चाहता है कि कुछ मुद्दे जिंदा रहें ताकि वो राजनीति बाकी के देश में कर सकें, इसलिए बंगाल में सरकार नहीं बन रही है। बिल्कुल सही बात कही आप। तो मानस जी क्या कभी नहीं हो लगता है सकता, आपको? कभी नहीं। हाँ बोलिए। सुनिए, मैंने अमित शाह जी को पूछा था दिल्ली में कि आप लोग की क्या ऐसा कोई बात है, आप गवर्नमेंट नहीं चाहता कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया? उन्होंने खुद कह दिया राष्ट्रपति शासन लागू करने से वो सिंपैथी वोट मिलेगा, ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट मिलेगा। देखो हम 2 टर्म में गवर्नमेंट को गिरा दिया, इसीलिए सिंपैथी वोट हम नहीं चाहते, ये ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट मिले, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन बहुत के साथ राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए बहुत कारण है। चलिए ठीक है, डॉक्टर मानस बनर्जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित मल्होत्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर बसोटिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव चरम पर पहुंचा है और ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जो सबसे बड़ा विषय अब हो चुका है वो ये है कि पश्चिम बंगाल का हिंदू पिछले कई वर्षों से जिस तरीके की स्थिति को फेस कर रहा है, देख रहा है, झेल रहा है, वो अब उसके लिए अझेल है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये बहुत बड़ा पहलू है इस पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में। इसके साथ साथ ममता बनर्जी का जो कैडर बेस है, जहां नीचे तक उनका सिस्टम चलता है, उस सिस्टम की बदौलत ममता बनर्जी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि उनका कैडर काम करेगा और वो आगे आकर के चुनाव जीतने की स्थिति में एक बार फिर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक तीसरा पहलू भी है और वह है चुनाव आयोग, जो धड़ाधड़ पहले दिन से फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहा है और एक के बाद एक ऐसे अधिकारियों का किनारा लगाना उसके काम कर रहा है जो पार्टी कैडर की तरह काम कर रहे थे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजी से डीजीपी से लेकर के तमाम ऐसे पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी हैं जो इस बहती गंगा में माल कूटने में आला नंबर के वफादार साबित हुए हैं। ऐसे वफादारों पर चुनाव आयोग का डंडा ऐसे ही समय पर चलता है और जाहिर सी बात है कि जब चोट तगड़ी लगती है तो बिलबिलाना भी तेज होता है। लेकिन ये चोट अगर वास्तव में असर दिखाती है तब तो इसका फायदा है, वरना पश्चिम बंगाल की वो करोड़ों करोड़ जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर परिणाम वैसे न हुए जैसा कहा जा रहा है तो फिर उनके घर जलाए जा सकते हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा सकता है, मारा जा सकता है। और ऐसे में भद्र लोक की सबसे भद्र महिला का तमगा लिए हुए ममता बनर्जी उन्हें बचाने नहीं आएंगी, क्योंकि 2021 में भी वो नहीं आई थी। ये ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री, आपके पास इसका सबसे बड़ा एक काला धब्बा ये आपके पूरे 15 साल के कार्यकाल में लगा हुआ है, क्योंकि 2021 के चुनाव परिणाम आने के बाद हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था अपनी ही भूमि से, अपने ही पश्चिम बंगाल से, और दूसरी तरफ घुसपैठ बराबर होती रही है। नमस्कार। is available neither Bihar nor Bengal. They are the infiltrators who come from different parts of the country to loot the vote. और हम सब लोगों का जो समर्थन होगा, जो भाजपा को रहेगा उसको होगा। सामूहिक बलात्कार के बाद वो थाने में गया, उसका भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया।
ईडी ऑफिसर से फाइल छीन ले रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी। 4 मई ईडी गई। हम खदेड़ करके भगाएंगे, ममता बनर्जी बचा नहीं पाए। के ही 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया इलेक्शन अनाउंस होते ही। क्या होता है कि ऐसा क्या है वेस्ट बंगाल में, ऐसा क्या आपके मन में भय है? इलेक्शन कमीशन बहुत ही पक्षपात तरीके से काम कर रहा है।